डियर फ्रेंड, वेलकम। आज हम आपके पास एक न्यू वीडियो मैथमेटिक्स के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ आ रहे हैं, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। इसमें हम कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, क्या क्या कंसेप्ट हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये असाइनमेंट आपको एकेडमिक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका सब जगह रोल रहता है। जैसे परसेंटेज है, चाहे आपने कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के अंतर्गत करना है, चाहे ज्योमेट्री करनी है, चाहे अलजेब्रा करना है, या मैथमेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ परसेंटेज, रेशो, डिवाइड, जो बोर्ड मास के रूल हैं, ये सब जगह अपना रोल अदा करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है रेशो वाली असाइनमेंट्स को देखना। तो बी केयरफुल। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा एक नोबल यूथ चैनल से हम मैथमेटिक्स एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह डालते रहते हैं और अदर टॉपिक भी डालते हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स पोर्शन को खासकर करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं आपके अभी प्रेजेंटली यूज में ना हो, आप किसी उस एज से बाहर आ गए हों, तो आप अपने नीडी पर्सन, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई ग्रुप है, उसमें ज़रूर डालें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप बाद में भी कर सकते हैं वीडियो देख के, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल भी ज़रूर करें। तो अब हम रेशो को डिस्कस करते हैं। रेशो क्या है? ए रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम काइंड, टाइप्स, यूनिट्स इज फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम काइंड, टाइप, यूनिट, मतलब सेम में होनी चाहिए। जैसे आपके को दो चीज़ें दी हुई हैं, एक सेंटीमीटर में दी है और एक किलोमीटर में दी हुई है, तो आपको पहले ये सोल्व करने के लिए दोनों बराबर कर लें। सीएम को सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ऐसे ही जैसे और भी कोई चीज़ आपको दी हो सकती है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली जो है वो ज़रूर उसको चेंज करें, तभी आपका आंसर ठीक निकलेगा। अदरवाइज गलत हो जाएगा। कई बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आजकल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत होने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको एक नंबर मिलना था तो एक के बदले में आपका 1.25 नंबर या 1.33 जैसा भी वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वो चला जाता है, तो आपका जो मेरिट है वो नीचे आ जाता है। तो बी केयरफुल। और ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होती हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करते हैं तो इनमें ये वर्ड आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, एक दो बार ज़रूर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में इनके कारण कोई दिक्कत ना हो। जैसे एक्स रेशो वाई है, इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। ये लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको एक्स बाई वाई कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे ये है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड यूज कर लेता है एग्जाम में। द रेशो एक्स वाई रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। जैसे इसमें हमने एक दो उदाहरण दिए हैं, इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, बात एक ही है। जैसे हम कोई बॉय है, उसको लड़का भी कह सकते हैं, बॉय भी कह सकते हैं, लड़का, कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही सेम चीज़ है, बात वही है। जैसे ये एक्स बाई वाई है, तो ये है 10:12। इसको हम 10/12 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, अगर दोनों को 2 पे डिवाइड कर दे तो 5/6 आ जाएगी। और ये जो 5/6 रेशो आई है, इसमें जो 5 है, 5 है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट्स,
ये वर्ड यूज करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार, तो इसलिए बी केयरफुल। और 6 को कॉल करेंगे कॉन्सिक्वेंट। जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं और न्यूमरेटर को एनसीक्वेंट। द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये वर्ड भी आपने याद कर लेना है। द रेशियो इज मेरे नंबर, ये एक नंबर होता है, इसका अपना कोई रोल नहीं है। रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट, ये कोई अपनी यूनिट नहीं होती है। देखो ना यहाँ पर ये था इसका रूप, फिर यहाँ हो गया, ये हो गया, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको मेयर नंबर बोलते हैं। तो ये नोट कर लेना आपने। तो नेक्स्ट आपके पास जो है इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को लर्न करने के लिए, कि जो रेशो होती है उसको अगर आप डिवीज़न करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब डिवाइड या गुना करते हैं ऑफ ईच टर्म, अगर उसकी कोई हर टर्म को, कोई भी टर्म दी हुई है आपको, अगर आप उसको हर एक टर्म को, ईच एंड एवरी टर्म को रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसका रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि हमने पिछली में देखा था, जैसे वो 10/12 थी तो उसको 2 पे डिवाइड किया था तो 5/6 बन गई थी, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परंतु हाउएवर जमा और घटाओ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर का रेशियो पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे 2:3 है तो ये क्या हो गया, 2/3 है। अगर दोनों में एक एक ऐड कर दें हम, लेट वी ऐड, जैसे ये 2:3 है, अगर हम दोनों तरफ एक एक ऐड कर दें तो जब 2 में एक ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 में एक ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये रेशो चेंज होगी। ये क्यों, यहाँ था रेशो, ये हमारे पास 2/3 है, किसी चीज़ का 2/3 मीन 66.6%। अगर हमने दोनों तरफ एक एक ऐड किया तो ये 3/4 हो गया। 3/4 मीन होता है 75% या 0.75। तो यहाँ ये इसको इफ़ेक्ट कर देती है। ये ध्यान रखना, पेपर में बच्चे कई बार ये भी कर लेते हैं कि वो सिर्फ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इनको इफ़ेक्ट नहीं करती है, रेशो को और फ्रैक्शन को, बट अगर सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इफ़ेक्ट करता है। तो बी केयरफुल। वी कैन से रेशो इज ए नंबर, ये एक नंबर है, विच एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ द अदर। जैसे ये 1 है, ये 2 है, 1:2 है। अब कोई हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो उसमें से एक ये कर रही है, उसमें से एक ये है, 2 ये है, तो ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करती है। जो पहली 1 है ये 1/3 है, ये उस फ्रैक्शन का 1/3 भाग है, जो चीज़ हमारे पास दी हुई है। जो सेकंड है वो 2/3 है, तो ये है। दोबारा से पढ़ देता हूँ। वी कैन से रेशियो इज ए नंबर विच एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ द अदर, और ए रिलेशन शो दैट हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज इक्वल टू द अदर्स, जैसे ये हमने अभी यहाँ पे करके दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोपोर्शन के ऊपर। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन क्या होता है जिसको हम समझते हैं। रेशो हमने समझ लिया, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो, यहाँ पर 2 रेशो आ गई, इज नोन एज द प्रोपोर्शन। जैसे ये A:B है, ये किसके बराबर है, इक्वल टू C:D। और इसको जो हम प्रोपोर्शन को लिखते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल का साइन था तो उसकी जगह हम ये 4 बिंदियाँ लगाते हैं। A:B proportion to C:D, and we say that ABCD are in proportion। जब ऐसी फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। इन प्रोपोर्शन, जो इसमें फर्स्ट टर्म होती है और फोर्थ टर्म होती है, इस टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। जैसे ऊपर ABCD है तो इसमें A और D क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं। 2 and 3 टर्म्स आर कॉल्ड मीन, उसको मीन बोलते हैं। जैसे इसमें B और C है,
इसका एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये 1 to proportion 3:6। तो इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये इक्वल है तो इसको हम लिखते हैं। अब ये चीज़ जो है इसमें जो एक्सट्रीम है वो 1 और 6 आर एक्सट्रीम, 2 and 3 आर मीन्स। इसको प्रूव करने के लिए क्या ये प्रोपोर्शन है, यहाँ एक फार्मूला है हमारे पास, ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जैसे इस में से हमने ये निकाल के दिखाया है, 1:2 प्रोपोर्शन टू 3:6। अब इसमें 1 और 6 एक्सट्रीम को हमने मल्टीप्लाई किया और मीन्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो बोथ आर 6, ये इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से। वहाँ पर ये चीज़ें, ये तो अभी सिंपली बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वो यूज करता है और कहीं पर इसके बेस पे ही हमें क्वेश्चन निकालना पड़ता है, वो आगे हम देखेंगे। अब इसमें जो प्रोपोर्शनल होती है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल और एक थर्ड प्रोपोर्शनल। पहले हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को समझते हैं, इसकी हमने उदाहरण भी दी हुई है, आगे एक क्वेश्चन भी दिया है। इफ़ A:B इज इक्वल टू C:D देन D इज नॉन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो इसमें D है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होती है टू AB एंड C। ये एक एग्जाम्पल दिए हैं हमने यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको प्रोपोर्शन 1:2 प्रोपोर्शन टू 3:6। तो जो इसमें 6 है, दिस 6 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1, 2, 3। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल दिया है, वहाँ पर बड़े बड़े आपको अमाउंट इसकी जगह दिए होंगे, बड़ी बड़ी रकम 220, 121, 438 ये वो, तो उसमें आपको डी प्रोपोर्शनल पूछ सकता है या एल्जेब्रिक टाइप में पूछ सकता है। तो अब इसमें जो डी है इसका फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। तो उसका हमने ये जो डी है वो 6 है, अब जो बीच में मीन्स हैं बी और सी, ये 3 × 2 डिवाइड बाई 1 तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर आपको पेपर में 3 दी हुई हैं, ए बी सी दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, तो इसका मतलब है कि आपको डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। तो बी केयरफुल। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए बी, उसमें केवल 2 टर्म दी होती हैं, ए और बी। इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए, तो उसमें जो सेकेंड टर्म बी होती है उसको हम थर्ड की जगह लिख, मतलब कि सी की जगह यूज करते हैं। जैसे ए बी सी डी है ना, तो वहाँ पर बी को ही बी लिख लेते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मान लो 1 और 2 दिया हुआ है, 1:2 प्रोपोर्शन टू 2:4, 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1, 2। ये जो सेकंड इसमें 2 है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, सेम लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डी, जैसे ये डी है 4 है, इज इक्वल टू बी इंटू बी डिवाइड बाई ए। जैसे आपको यहाँ पर टर्म दी हुई हैं ए और बी, और इसका वो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, तो आपने ये बी को 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई ए कर सकना है। तो फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं इसको समझाने के लिए, 4 इज इक्वल टू 2 × 2 डिवाइड बाई 1। तो दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए बी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी, ये फार्मूला होता है। तो बी केयरफुल। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है वो कई बार, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, 2 चीज़ें वर्ड दी हुई हैं। ऊपर वाले में ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा था, यहाँ पर ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शनल मीन जो ये दोनों चीज़ें हैं इनका हमने स्क्वायर रूट कर देना है, ए और बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, 4 और 16 का अगर वो मीन प्रोपोर्शनल पूछता है तो आपने 4 × 16 करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, जैसे ये निकाला हुआ है। तो ये 4 × 16 इज इक्वल टू 64, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 8। तो 4 और 16 का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 8 है। अब इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ रेशियो है, ये पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है और समझनी है। क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, वो आगे करेंगे हम
एक असाइनमेंट हम इसमें आज कर रहे हैं इसके साथ छोटी सी, और एक इसके अलावा एक या दो और भी हम इसमें अपलोड करेंगे इसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शनल में, जिसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे थोड़े हाई लेवल के, जो हायर कंपटीशन है, जैसे कैट है, आरबीआई का है, नबार्ड है, और बड़े बड़े जो कंपटीशन है, क्लैट है, सीएसटी है, रेलवे है, एनडीए, सीएसटी, सीडीएस एटसेट्रा, जो भी कंपटीशन है, इवन बैंक के पीओ और क्लरिकल में भी वो क्वेश्चन पूछता है, वो हम इसके बाद करेंगे। जब प्लस ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछता है। अब क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है वो किस तरह का भी क्वेश्चन, थोड़ा इजी टाइप, और जिसे हम लोअर साइड कह सकते हैं या हायर साइड कह सकते हैं, या टफ टाइप, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस इसमें कराएंगे हम। एक असाइनमेंट ये डाल रहे हैं, इसके बाद और भी असाइनमेंट्स हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बनाई हैं जो अपलोड करेंगे। अब कंपैरिजन ऑफ ए, अब ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी, वो कब होगा? इफ़ ए फ्रैक्शन बाई ए बाई बी, या फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको, फ्रैक्शन इज मोर देन दिस। तो इसका एक उदाहरण दिया है, 3:4 इज मोर देन 1:2। इफ 3/4 इज मोर देन 1/2। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट के लिए यूज होता है। इसके बाद कई बार वो क्वेश्चन यहाँ आपको ऐसी रेशो दे देता है, उसको कंपाउंडेड रेशो बोलते हैं, ये दिया होता है, और उसका रिजल्ट आंसर वो पूछ लेता है। किसी इसमें से 6 दी हुई है, मान लो ए बी सी डी ई एफ, इसमें 5 दे देगा, एक की वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको कैसे निकालनी है? उसमें फार्मूला है। तो ये जब इस तरह दिया हो, ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो ऑफ, और साथ में लिखा हो कि ये कंपाउंडेड रेशो है, आप बताइए इसमें से इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 वैल्यू दी होंगी या 4 दी होंगी या 2, जो भी ऐसा करेगा वो एग्जामिनर की मर्जी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ये कंपाउंडेड रेशो होता है तो उसमें जो पहले टर्म है ए सी ई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रेशो डी बी एफ जो सेकेंड डी बी एफ है, उदाहरण के लिए आपको ये दिया हुआ है 1:2, 3:4, 5:6 इज, अब ये लिखा होगा कंपाउंडेड रेशो है, तो ये कैसे होगी? 1 × 3 × 5, 2 × 4 × 6, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15:48 आ जाएगा, 15:48। तो इन दोनों रेशो को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, 48 को 3 पे किया तो 16 आ गया, तो 5:16। इसमें क्वेश्चन वो कैसा डालता है, कई बार उसने डाला है, तो इसमें कोई 5 वैल्यू दे देगा और साथ में लिख देगा ये कंपाउंडेड रेशो है, और जो एक वो क्वेश्चन मार्क डाल देगा या वहाँ पर एक्स लिख देगा, तो कहेगा उसकी क्या वैल्यू। तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है, और इसको आप मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। वर्बल कैलकुलेशन जो है, मेंटल कैलकुलेशन जो है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद और आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंपाउंडेड रेशियो पता है फॉर एग्जांपल, या कंपैरिजन रेशियो पता है, या मीन प्रोपोर्शनल पता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पता है, तो आप वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो हम इसके आगे चलते हैं। थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा और इसमें चलेगा, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वो कहता है, अब पीछे था उस चीज़ में दिया हुआ था, अगर आपको ये रिजल्ट भी दिया हो, जैसे बात एक ही है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू सी, ए ई और ई बाई एफ, ये रेशो दी हुई है, अपना रेशो कह लो या फ्रैक्शन कह लो, पर ये इक्वल है। उसमें कोमा था और साथ में लिखा हुआ था कंपाउंडेड, जो पिछला क्वेश्चन किया था। इसमें इक्वल है, अगर ये इक्वल दी हो तो इनका वहाँ पर मल्टीप्लाई था, फिर ये प्लस हो जाते हैं, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। ये फ़र्क समझ लेना, अगर ये इक्वल हैं तो ये प्लस होंगे, अगर उसने कोमे लगा के लिखा था कंपाउंडेड है तो वो मल्टीप्लाई होंगे। इन दोनों में से कई बार वो क्वेश्चन डाल चुका है, क्लरिकल से लेके ऊपर कैट तक, हायर लेवल तक, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट, जिसको हम मान लेते हैं बड़े कंपटीशन कह देते हैं, तो उसमें टिपिकल क्वेश्चन वो डालता है। तो ये चीज़ें यूज़ करता है, ये बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मली बच्चे मेरे पास जो पढ़ने को आते हैं या पूछते हैं, वो क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता, और बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व होना होता है। तो बी केयरफुल, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, दोनों का फ़र्क देख लीजिए। पिछले में क्या था, कोमे थे रेशो में, इसमें इक्वल टू है, और उसमें कंपाउंडेड रेशो लिखी हुई थी, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ऐसे दे देगा वो आपको, ए बाई बी सी बाई डी
और ई बाई एफ, बीच में डाल देगा इक्वल टू, और इनमें से 5 वैल्यू डाल देगा, कहेगा छठा बताओ। तो आपको इजी वे सोल्व करने का ये है, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दिया हुआ, एक रेशियो आपको दी हुई है 1/2, क्योंकि ये इक्वल है तो इनका रेशियो वही रहेगी। 1/2 का रेशियो 3/6 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/8 भी लिख सकते हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे 1 + 3 + 4 जो ऊपर में है, और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर जितने भी आल हैं 2 + 6 + 8 इज इक्वल टू 8/16 आ जाएगा, और रिजल्ट वही आएगा 1/2 ही जो इनकी फॉर्मेशन है। तो ये होती है, ये आपको समझने के लिए है। नेक्स्ट हम लेते हैं, इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के लिए, खासकर जो हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक हायर लेवल का आप पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज के मैथ पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या और हायर कर रहे हैं, तो डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट और डिवेंडो वर्ड यूज करता है वो। तो उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d देन a + b ओवर a - b। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ऊपर जमा होगा, नीचे माइनस होगा। ऐसे ही c ओवर d है तो c + d होगा डिवाइड बाई c - d होगा। इसको बारे में वो ये वर्ड यूज कर लेता है, ये कंपाउंड एंड। तो आपको ये रिजल्ट इस तरह से निकालना है। बात वही है, रेशियो वही रहती है, 1/2 इज इक्वल टू 3/6 ये दी हुई हैं, तो इसको ऐड ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे, माइनस करेंगे, ऐसे ही ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या होगा 3/1 आ जाएगा जब इनको ऐड करेंगे। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 - 2, ठीक है जी। तो इसके ये इक्वल हो जाएगा, ये पहली रेशियो ये आ जाएगी। इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 3/6 है उसको ये लिखेंगे। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो इस पहले में से रिजल्ट आएगा 3/1, 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई ये दिस, तो ये हो जाएगा। अब आगे होता है इनवर्टेंडो, ये वर्ड यूज करता है, ये हायर कंपटीशनों के लिए, फिर भी मेरी ड्यूटी है आपको बताना। तो इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d देन इसको उल्टा लिख लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, b/a इज इक्वल टू d/c हो जाता है। तो ये रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हुए हैं यहाँ पे, 1/2 3/6, तो 2/1 6/3 इज इक्वल टू 2/2। ऐसे ही एक अल्टेंडो बोलते हैं उसको। अल्टेंडो में क्या होता है, ये पहले वही दिया होगा, इफ़ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन ये c इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर वाला c b की जगह आ गया, ठीक है, और b वहाँ चला गया। तो जैसे ये रिजल्ट इसमें हमने एग्जाम्पल के दिया है, 1/2 इज इक्वल टू 3/6 देन 1/3 इज इक्वल टू 2/6, बात वही है। तो इनको पर डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं, ये पेपर में आपको कई बार यूज करने पड़ जाते हैं या दे देता है। इसके अलावा इसके कुछ और रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे को पेपर में आते हैं। इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d देन a + b डिवाइड बाई b, नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर जमा करेंगे और ऐसे ही दोनों में a + b डिवाइड बाई b, c + d डिवाइड बाई d, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडो रेशियो। तो जब इसका हम सोल्व करेंगे, हमारे को ये 1/2 इक्वल टू 3/दिए, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 3 + 6 डिवाइड बाई 6, तो दोनों क्या आएंगी 3/2 इज इक्वल टू 9/6, मीन दोनों इक्वल होंगे, रेशियो है ना, तो फ्रैक्शन है वो इक्वल बन जाएंगे। ऐसे एक हमारे पास डिवेंडो होता है, उसको डिवेंडो बोलते हैं। तो वो रिजल्ट क्या होता है, इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d देन a - b, ये जो नीचे था जैसे यहाँ ऊपर प्लस किया था इसमें कंपाउंडों में, इसमें माइनस करेंगे, a - b डिवाइड बाई b c - d, तो इसको डिवेंडो बोल देते हैं, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो 1/2 आ जाएगा रिजल्ट, 1/2 इज इक्वल टू 3/6 गिवन, देन 1 - 2 डिवाइड बाई 2, 3 - 6 डिवाइड बाई 6, तो -1/2 और ये -3/6 आ जाएगा। मीन इक्वेशन या फ्रैक्शन या रेशो वही रही, -1/2। ऐसे ही एक हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होती है, उसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ पहचान करने के लिए। वो वर्ड ये यूज़ करता है पेपर में डिफरेंस, खासकर हायर कंपटीशनों में और एकेडमिक में, स्कूल कॉलेज में। 4 नंबर्स
ए बी सी डी आर सेड टू बी इन द प्रोपोर्शन इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दिया है 1:2 इज इक्वल टू 4:c। इफ़ ऑन द अदर हैंड इन्हीं को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें 1:2 इज इक्वल टू 2:4 इक्वल टू 4:8, अगर ये इस फॉर्म में बन जाती हैं, लिख लेते हैं जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी इज इक्वल टू सी रेशो डी, जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी और सी रेशो इक्वल टू सी रेशो डी। देन अगर ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं और दिए ऐसे हुए थे, अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देन द फोर नंबर्स आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो थ्योरी पोर्शन है वो चल रहा है। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है और बहुत हर जगह पे ये यूज होता है, एक होता है वेरिएशन बोलते हैं इसको, इसका हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। डायरेक्ट वेरिएशन प्रोपोर्शन में एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई भी चीज़ एक्स और वाई में, मान लो एक्स और वाई इंक्रीज, उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वाई विल बी आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा, जैसे हमने लिखा है ये। देन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर बच्चे क्वेश्चन में गलती खा जाते हैं और ये उसको थोड़ा सा कंफ्यूज से हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बी केयरफुल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई इफ एक्स इज इक्वल टू के वाई मीन वाई को के से मल्टीप्लाई हो रहा है, और के क्या है, फॉर द सम कांस्टेंट के। एंड वी राइट, इसको लिखते ऐसे हैं एक्स वाई, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ी सी मैं इसमें एक दो उदाहरण दिए हैं आपको एग्जांपल्स, उसमें आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। उसके बाद इन्वर्स करेंगे, इन्वर्सली करेंगे। अब इसी में ही डायरेक्ट वेरिएशन में आपको जो है वो लेट द प्राइस ऑफ टी इज ₹300 पर kg, 1 किलो चाय जो है वो 300 रुपये किलो है। देन द कॉस्ट ऑफ द 6 kg, नेचुरल है कि 6 kg कितनी होगी 180, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे ये 1 kg का 300 था, तो अगर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया इंटू 6 किया तो 6 kg होगी ना, तो 6 kg होगी, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180 रुपीज़ आ जाएगा। यस, इसमें क्या है वो डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है, रेशो वही रहेगी 1:300, जैसे यहाँ पर 6:180 आ गया, तो मीन रेशो यही है 1:3। ऐसे एक और उदाहरण दिया है इसमें, इफ़ द पे ऑफ एन ऑफिसर फॉर ए ईयर का मतलब 12 मंथ 12 मंथ के लिए इज ₹24,000, देन द पे ऑफ द ऑफिसर फॉर 4 मंथ, क्योंकि एक महीने जब 12 महीने की 24 हुआ तो एक महीने कितनी होगी 2000 होगी, तो 4 महीने कितनी हो जाएगी 800, तो यहाँ रेशो क्या है 1:2 है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इन द अदर वर्ड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉन्स्टेंट, ये रेशो हमेशा वही रहेगी, नंबर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे मल्टीपल करके, पर ये रहेंगे सेम ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इनवर्स वेरिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इनवर्स वेरिएशन। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट और इसमें, कंफ्यूज होना थोड़ा समझ लीजिए। उसमें क्या था कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, बट इसमें क्या होता है, इसमें उल्ट होता है, अगर एक चीज़ डिक्रीज हुई है तो दूसरी इंक्रीज होगी, उसको इनवर्स बोलते हैं। अगर x इंक्रीज हुआ है तो y डिक्रीज होगा, इसको इनवर्स बोल देते हैं। उसमें अगर x इंक्रीज हुआ है तो y भी इंक्रीज होगा। अगर x जो डायरेक्ट था
अगर इसमें क्या होगा, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। x एंड y आर रिलेटेड इन ए सच वे दैट फॉर एनी डिक्रीज और इंक्रीज इन x, कोई x क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी ना, देन क्या होगा, क्वांटिटी y इंक्रीज और डिक्रीज। अगर वो पहले में x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज होगा, और अगर y इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा। ये लिखा हुआ है। इन द सेम रेशो, सेम रेशो में होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रेशो वही रहेगी। एंड देन x एंड y आर सेट टू वेरी inversely to each other and the proportion in that case is called inverse proportion to or inverse variation। इसको हम इस वर्ड में भी बोल सकते हैं और साइन भी लिख देते हैं। क्या होता है, इसके बाद छोटी सी एक उदाहरण दूंगा या बताऊंगा किस किस में होता है ये। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इफ x इज इक्वल टू k बाई वाई। यहाँ पर y क्या, वो नीचे चला गया, 1/y हो गया, इन्वर्स हो गया। यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। फॉर द सेम कांस्टेंट k, कांस्टेंट k कांस्टेंट रहेगा, वी राइट x डी 1/y। तो इसको हम लिखते ऐसे हैं 1/y। यस, क्लियर। इसका थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। इन्वर्स के लिए थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। क्या इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ये कहाँ पर यूज होता है, इन्वर्स इन टाइम एंड वर्क में ये यूज होता है। नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज, नंबर ऑफ लेबर विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन आवर्स। अगर कोई किसी काम के घंटे बढ़ गए तो उसकी लेबर कम हो जाएगी। इनवर्स इफ आवर्स इंक्रीज, वो कहता है कि अगर घंटे बढ़ा दिए जाएं, कोई घंटे पहले 2 घंटे काम कर रहा था एक लेबर, अब वो 4 घंटे करेगा तो नेचुरल है कि डबल काम करेगा, तो उसमें लेबर डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये याद रखना आपने जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। जैसे मैंने पहले कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हर जगह पे अपना रोल अदा करती है, हर क्वेश्चन में। एंड स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा दी जाए, किसी गाड़ी की, कार की, तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पर इनवर्सली वो होता है। तो इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो बी केयरफुल। ये थ्योरी पोर्शन था, और इस थ्योरी पोर्शन को जिनको ये क्लियर हुआ है पहले से ही वो अच्छी बात है। जिनको नहीं है, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इसको दोबारा देख लें और अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें। पेपर में 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो छोटे पेपर हैं, स्कूल लेवल के हैं, प्राइमरी में या हाई स्कूल में, तो वहाँ पर तो ये सोल्व हो जाते हैं। पर जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ना, तो वो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ये वर्ड ये वो यूज़ करता है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करके बात करता है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उन क्वेश्चनों को फटाफट वेरी शॉर्टली टाइम में, बहुत कम समय में सोल्व कर देंगे। विदिन सोल्व तो आप कर लेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है। तो ये टर्म अगर आपको क्लियर है और क्या क्या होती हैं, तो इसलिए टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गई ठीक है, नहीं तो इनको आप दोबारा तिबारा भी पढ़ सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर करके पेपर में आप 5, 10, 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक कुछ चीज़ें वो फिर यूज करता है थ्योरी पोर्शन में। इन पे ऊपर वैसे कम क्वेश्चन पूछता है। ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बी। इसको डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं, ये वर्ड याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट ए रेशो स्क्वायर रूट बी इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट, इसको सब डुप्लीकेट बोलते हैं, रेशो ऑफ ए बी। ए क्यूब रेशो बी क्यूब इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए बी।
एंड ए का जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ए रेशो क्यूब रूट बी इज कॉल्ड सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ ए रेशो। तो ये वर्ड जो थ्योरी पोर्शन था ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने के जा रहा है, तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लग गया है, कोई बात नहीं, पर ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, सुजेशन है, रिक्वेस्ट है, थ्योरी पोर्शन को क्लियर करने के बाद जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने लगें, जब हम स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाते हैं उस क्वेश्चन को देखकर वहाँ पर पॉज कर दीजिए और उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है उसको तब देखिए भी आपने ठीक किया है या गलत किया, तो उससे आप सीख जाओगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप यहाँ पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को करें। तो साथियों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर ये भी कई बार उसने एग्जामिनेशन में डाले हैं। जब भी आपको इस तरह से आ जाए, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:6, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 7:9, और आपको वो कहता है कि आपको इस फॉर्म में रेशो निकालनी है, इसमें से एक्स रेशो वाई रेशो जेड एंड एक्स रेशो जेड, दो क्वेश्चन उसने पूछ लिए इसी में। तो इस क्वेश्चंस में जब भी आपने सोल्व करना है तो आपने एक्स वाई और जेड ऊपर लिख लेना समझाने के लिए। पेपर में तो आपको मेल्टन कैलकुलेशन से ही करना है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये लिखने की, अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया। तो इसमें आप इसके नीचे एक्स रेशो वाई और वाई रेशो जेड है ये। तो इसमें क्या करते हैं, पहली जो टर्म लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नीचे पहली टर्म दी होती है लेफ्ट पे जो सेकंड में दी हुई है, और इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो ऊपर वाले की सेकंड टर्म है उसको नीचे वाले की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है इसका फार्मूला। जैसे आपको ये लिखा हुआ है 4:6 दिया हुआ है एंड 7:9 दिया हुआ है, ठीक है जी। पहले आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो ये आ जाएगा आपके पास 28, और 7 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42, फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54। तो ये आपका आंसर आ गया, रेशो एक्स वाई जेड, ये रेशो आ गई हमारी, यस दिस रेशो। इसको क्योंकि ये सारी टर्म 2 पे डिवाइड हो जाती हैं तो आप इसको छोटा फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। तो जो कंबाइंड रेशो आ गई वो आ गई एक्स वाई जेड की, तो इसको ये 2 पे सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 14:20:1:27, ये आंसर आ गया आपका। क्योंकि इससे आगे ये कॉमन इसमें कुछ नहीं है, फैक्टर कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये आपकी आ गई। और अगर वो पूछता है एक्स रेशो जेड, तो ऊपर वाले में से ही 14:27, ये आपका आंसर है, ये 7 है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन, जो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास देख के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पूरी असाइनमेंट होने के बाद पूछ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डाल के कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों से, अपने दोस्तों से जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत यूजफुल असाइनमेंट्स हैं, उनको शेयर जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटे। द बी पोर्शन इसमें दिया हुआ है। अगर वहाँ पर तो थी 2 रेशो, अब यहाँ पर कितनी है, 3 रेशो दी हुई है, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी। तो वही रहेगा, पहले इसमें 2 पहले लेंगे, 2:3 और 4:5। ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, थोड़ा सा। तो वैसे ही ये 2:3, 4:5।
तो जैसे हमने पहली बारी में सोल्व किया था इस रेशो को, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 4 को 3 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 3 को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी सी रेशो आ गई। अब हमारे को नेक्स्ट दी हुई है सी डी, तो सी को सी के नीचे लिखिए 6:7, डी को डी के नीचे, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली जो दूसरी हमने लिखी है 6:7, इसके लेफ्ट और ऊपर जितने भी हैं इन सब से मल्टीप्लाई होगी। 6 × 8 तो ये 48 आ गया। 6 × 12 तो ये 72 आ गया। 6 × 15 90 आ गया। रेशो का वर्ड बीच में डालता रहना। अब जब ये तीनों आ गई तो डी के लिए क्या है, ये जो 15 है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये इसका तरीका होता है 105। सबसे इजी वे है ये सोल्व करने की। अब इनमें सब में देखें तो सब में 4 जो है कॉमन फैक्टर है, 48, 72, 90, नहीं सॉरी 3 है। तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 48 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रेशो छोटी लिखने के लिए ये 16 आ जाएगा। 72 को 3 पे करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, और 90 को 3 पे करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो ये रेशो आपकी आ गई ABCD। ये आपका आंसर है पहला पोर्शन। सेकंड उसने A रेशो D पूछा है, तो A रेशो D क्या होगा, 16:35। A ये है और D ये है 35। A रेशो D। तो ये आपका आंसर सोल्व, क्वेश्चन सोल्व हो गया। वेरी सिंपल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें उसने दिया हुआ है फ्रैक्शन में दे दिया रेशो, ए रेशो, ताकि इसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाए पेपर में। अगर ये आ जाए तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। फार्मूला वही है। ये ABC, ये A रेशो B रेशो C, ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो 1/2, 2/3। अब नेक्स्ट सेकंड दी हुई है 3/4 एंड 4/5, वही सेम। 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/8। 2/3 को 3/4 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6/12। और जब इसको हम करेंगे 2/3 को 4/5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 8/15। तो ये 6/12 आपस में कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर हैं 8, 2 और 15, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि 2 इसमें छुपा हुआ है 4 में, 8 में, तो 2 खत्म हो जाएगा। 8 × 15 वो एक किस्म का एलसीएम आ गया। एलसीएम जो डिनोमिनेटर हैं उनका लेना है, वो 120 आ गया। तो इसको फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इसमें 120, तो इन सब टर्म को तीनों को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3/8 को 1 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 8 पे 15 कट जाएगा, तो 15 3 45, जो ABC की रेशो बनने वाली है वो 45 आ गई। और ऐसे ही 1/2 है, इंटू 120 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी जस्ट अ मिनट, जब 1/2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। क्लियर। और जब 8/15 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। 15 8 120, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा सर। तो ये आपके पास ABC की रेशियो आ गई, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद उसने AC का भी पूछा है, तो AC का क्या आएगा, A रेशो C। ये A को लीजिए 45, रेशो C को लीजिए 64 सर। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। तो अब ये उसने पूछा थर्ड प्रोपोर्शनल।
तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या था फार्मूला, मैंने बताया था कि इसमें फार्मूला होता है बी इंटू बी डिवाइड बाई ए। ये ए है मान लीजिए, ये दिस इज ए, ये बी है। तो बी इंटू बी मीन 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 12। तो ये 2 पे कट गया, तो 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48। 48 है इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये ए टर्म है, बी बी ये है, बी है, तो बी हमने ये ही माननी होती है, बी को दोबारा लिखते हैं। और जो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, बी को ए से डिवाइड करो तो कितना आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 आ गया, या 2 को फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो 48 इज द आंसर। आप मेंटल कैलकुलेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। तो 9 गुना 16 डिवाइड बाई 6। तो ये कट जाएगा, ये 3 पे कट गया, ये 2 आ गया, 2 को इससे काटा तो 8 आ गया। तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। दिस इज योर आंसर। दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। 9 और 16 को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड कर दें, 24 आंसर आ जाए फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये बहुत कम क्वेश्चन मतलब को पेपरों में आता है, पर आ सकता है। पहले पूछता होता था, आजकल थोड़ा उसने कम कर दिया, फिर पूछ सकता है। तो बी केयरफुल, आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनका स्क्वायर रूट कर दें। ये फार्मूला होता है 8 इंटू 32। जब 32 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 256 आ जाएगा। 256 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शनल आ गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम डुप्लीकेट रेशो, जो आती है लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस में पूछता है वो पेपर्स में। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, टर्म कई बार वो कहीं ना कहीं अटका देता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। डुप्लीकेट रेशो में होता है ए स्क्वायर, जैसे ये टर्म दी हुई हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 7 का स्क्वायर 49। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। अब सब डुप्लीकेट क्या होता है, इनके स्क्वायर रूट होते हैं, 49 का स्क्वायर रूट और 81 का स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 81 का होता है 9। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं, हम इनका क्यूब करते हैं दोनों को। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो ये आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया। और उसके बाद उसने पूछा सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, इनका स्क्वायर रूट, 27 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 216 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1:2। एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। और जो बच्चे देख रहे हैं अभी बैठे बैठे, वो बाद में पूछ सकते हैं, नोट करते रहें। अब हमारे पास ये कंपाउंडेड रेशियो दी हुई है, ठीक है। तो इसकी कंपाउंडेड रेशियो निकालनी है, क्योंकि इसमें कोमे लगे हुए हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब होता है जो ए सी और ई टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 5। पहले भी आपको इसका एक एग्जांपल दिया था 7 इंटू 7। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 245। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यू कैन राइट इन द फॉर्म 72 रेशो 245। तो ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हम लगभग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ये असाइनमेंट खत्म हो जाए आपकी, ज़्यादा लंबी ना हो। ये क्वेश्चन अक्सर वो पेपर में डालता है बेटे। 1 बॉक्स कंटेन सॉरी 50 पैसा, 20 पैसा एंड 5 पैसा। एक बॉक्स है, उसमें 50 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5, 6, 7, इस रेशो में है।
और कहता है जो उसमें टोटल अगर उनको ऐड करें तो अमाउंट 324 रुपया बनता है। तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच इन द बॉक्स, ऐसा क्वेश्चन वो अक्सर डाल देता है। इसमें क्या करता है, ये 50 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा, इसको कई में 1 रुपया लिख देता है, 50 पैसा 25 पैसा कर देता है, किसी में 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा कर देता है, वो उसकी मर्जी है। एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करना है। तो ऑलवेज जैसे ये 50 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा, और जो उनकी रेशियो है 5, 6, 7, मीन 50 पैसा के 5 कॉइन हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या बन गई 250। अब 6 पैसे के 6 कॉइन हैं, मतलब ये कॉइन ही हो गए ना, 5 हैं 50 पैसे वाले और 20 पैसे वाले 6 कॉइन हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बन गई 120 पैसा, 6 इंटू 20। और ऐसे ही 5 पैसा के 7 कॉइन हैं, तो ये 35 बन गई। तो ये आपके पास रेशियो आ गई। इस रेशियो में ये 324 रुपये उसमें है। वेरी सिंपल, मेंटल कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। तो इसको हम देखें तो ये सारे जो हैं ये इनमें 5 फैक्टर है, 5 इज़ द कॉमन फैक्टर। तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 120 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपके पास रेशियो होगी। आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कब जब भी निकालनी होती है तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 50, 24 और 7। जब ऐड करेंगे तो ये 41 आ गया। तो इसका मतलब जो 50 पैसा वाले क्वाइन हैं हमारे, ये क्वाइन ये क्या होंगे 50 डिवाइड बाई 81। टोटल उसमें 81 क्वाइन हो गए ना, मतलब रेशो के अनुसार। तो 81 क्वाइन में से 50 क्वाइन जो हैं वो 50 पैसा के हैं। तो आउट ऑफ कितने रुपए में 324 में, तो इसको 324 में डिवाइड करेंगे। ये 50 पैसा के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितने रुपए के वो क्वाइन हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 50 पैसा। तो ये 81 इससे कट जाएगा 4 से, तो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200। तो इसका मतलब 50 पैसे वाले क्वाइन कितने हैं 200। 200 रुपये के 50 पैसे वाले क्वाइन है। तो 1 रुपये में कितने क्वाइन होते हैं 2, 50 पैसे वाले 2 होते हैं ना, 2 50 पैसे होंगे 1 रुपये में। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400। तो इसका मतलब 50 पैसा वाले क्वाइन हमारे पास 400 हैं उसमें। और ऐसे ही हम 20 पैसा का निकाल लेते हैं। 20 पैसा की रेशियो क्या आई है 24। तो 24 डिवाइड बाई 7 इंटू 324। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। मतलब जो 20 पैसा के कॉइन हैं उनकी वैल्यू कितनी है 96 रुपीज़। और 1 रुपये में क्योंकि 96 ये रुपीज़ है, तो 1 रुपये में 20 पैसे के कितने कॉइन होते हैं 5। तो 96 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 96 इंटू 5 इज इक्वल टू 480। तो 480 कॉइन जो हैं वो हमारे पास 20 पैसे वाले हैं। ऐसे ही अब जो 5 पैसे वाला है वो मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, थोड़ी जगह नीचे कम है ताकि उसकी रेशियो है 7, तो टोटल 81। तो 7 में से 81 इंटू 324। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये 4 तो 28 कॉइन आ गए। अब जब 28 रुपया आ गया, कॉइन नहीं रुपीज़, 28 रुपीज़ 28 रुपीज़। तो 1 रुपये में 5 पैसे वाले कॉइन कितने होते हैं 20, तो इंटू 20। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 560 आ जाएगा। तो 50 पैसे वाले कॉइन हैं 400, 20 पैसे वाले कॉइन हैं 20 पैसे वाले कॉइन हैं 480 और 5 पैसे वाले कॉइन हैं 560। इसको दोबारा से देख लीजिए, आप कर लीजिए और आप घर पे अपना इसके बाद एक आधी असाइनमेंट इनमें चेंज करके देख लेना। 50 पैसा की जगह 1 रुपया रख लेना, 20 पैसा की जगह 50 पैसे रख लेना, 5 पैसे की जगह 25 पैसे रख लेना, या 10, 5, 2 पैसे रख लेना। तो उस हिसाब से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़रूर कर लेना। और रेशो भी 5, 6, 7 रख लेना, 8, 10, 12 जो मर्जी रेशो रख लो, और ऐसे ही कुछ रुपीज़ रख लेना। तो उससे आप ये ज़रूर सोल्व कर लेना उसमें पेपर में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो अक्सर हर टाइप के पेपर में, क्लरिकल से लेकर हायर कैट का, RBI, नाबार्ड, SBI, PO, IBPS PO सब में वो डाल रहा है, रेलवे में,
CDS में और बहुत से अनेकों कंपटीशन है, सब में वो डाल रहा है, FCI में। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th वन। अब आपको ये दिया हुआ है गिवन A/B इज इक्वल टू 4/5 और फाइंड करना है आपको 3A प्लस 4B रेशो 7A माइनस 5B। इस तरह के क्वेश्चन में जो ये रेशो दी हुई है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B मीन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। तो अब जब इसको सोल्व करना है, हमने इस पे वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास A/B की वैल्यू आ गई। तो आप इन टर्म को, इसको और इन सब को B से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर में। जब 3A को B से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3A/B। और जब 4B को B से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास B से B कट जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? है। जब ये फ्रैक्शन होता है तो जैसे हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3A प्लस 4B डिवाइड बाई 7A माइनस 5B, इसमें भी लिख सकते। तो इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली। अब जब डिवाइड बाई, अब 7A को जब B से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7A/B प्लस, सॉरी माइनस है, ये माइनस का साइन है, मैं प्लस लिख दिया, माइनस 5B को जब B से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये A और B की जगह पे 4/5 की वैल्यू रख देनी है। तो ये हमारे पास बेटे आ जाएगी 3 इंटू 4/5 प्लस 4 इंटू 4/5, ये 4 है, डिवाइड बाई 5। A और B की वैल्यू है 4/5, तो 7 इंटू 4/5 माइनस, नहीं यहाँ पर तो 4 ही था, ये वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी ये मैं गलती से लिख गया, हाँ मैंने देखा नहीं, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, ये नहीं आएगा, -5। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5 माइनस 4, 12/5 माइनस 4, तो ये रेशियो आ गई। जब ये आ जाएगा 7 चौके 28, 28/5 माइनस 5। तो जब इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 32/3 इक्वल टू 32/3। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा गया ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर आए। तो कंसेप्ट इज क्लियर। If any doubt, you can ask me. Otherwise, we proceed to the next question. Very good question. Yes, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन का। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब थोड़ा हटके है, तो बी केयरफुल। ठीक है। तो let B varies as the sum of two quantities of such one varies directly A and the other inversely to A। दो हमारे पास हैं B और A। पहले वो क्या कहता है, B जो है वो सम ऑफ टू क्वांटिटीज हैं, उनमें से एक जो है वो डायरेक्टली है, वेरिस है A जो है, और एक दूसरे में इन्वर्सली A है। उसके आगे उसने उसमें दो रिजल्ट दिए हैं। इफ B इज 9 व्हेन A इज इक्वल टू 4। वो कहता है कि जब A 4 होता है तो B की वैल्यू क्या आती है, 9, क्योंकि A का यहाँ पर डबल रोल है, एक बार तो वो डायरेक्ट है और एक बार इनवर्स है। ऐसे एक उसने सेकंड रिजल्ट दिया है B इज इक्वल टू 5 व्हेन A इज इक्वल टू 3। जब A डायरेक्टली 3 है प्लस A इनवर्सली 3 है, तो उसको जब हम सम करते हैं तो वो 5 आ जाता है। दिस इज गिवन क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A प्लस B, A एंड B, प्लस नहीं A एंड B, राइट।
क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और कोशिश करिए खुद करने की। अब इसमें हम जो हमारे पास जब हमने ये थ्योरी पढ़ा था, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स, जब रिलेशन पढ़ा था वेरिएशन इनवर्स एंड डायरेक्ट, तो उसमें हमने के कांस्टेंट टर्म लिया था, 2 टर्म है। अब इसमें हम लेट K1 एंड K2 कांस्टेंट, मान लो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा रबड़ ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और काफ़ी हायर लेवल में आता है, तो बी केयरफुल। अब अगर ये हमने मान लिया देन तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज गिवन यू। मतलब इसमें जो डायरेक्टली होगा वो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू K1 A, राइट। x जो डायरेक्टली है, और इनवर्स, डायरेक्ट इनवर्स और इनवर्स में क्या आ जाएगा, K/2, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये जो हमने टर्म ऊपर लेट मानी है डिवाइड बाई ए, उसमें हमने किया था ना, इनवर्स में बराबर उसमें आ जाएगा, बटा में आ जाता है 1/a। ए का जो रोल है, क्योंकि ये ए जो है डायरेक्टली है, जब डायरेक्टली है तो ये आ जाएगा KA, और जब इन्वर्सली है तो K2A। अगर आपको ये टर्म नहीं क्लियर हो रही तो जो मैंने थ्योरी पोर्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वर्स का कराया था वेरिएशन का, उसको एक बार फिर दोबारा देख लेना। मैंने पहले भी कहा था कि इनको दोबारा देख लेना। आप दोबारा देख के फिर ये करोगे तो आपको बड़ी बिजली समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब बी क्या है, दिस इज गिवन यू बी, तो बी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, बी इज इक्वल टू, वो कहता है सम ऑफ 2 क्वांटिटी, एक डायरेक्ट और इनवर्स। अब डायरेक्ट क्या है इसमें, K1A, और इनवर्स क्या है, Y2, ये 2 है, बटा A। एक बाई एक स्टेप आराम से समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, जो क्वेश्चन के अनुसार है, दिखा हो ना उसने। अब पहले हमने इनवर्सली निकाल लिया, पहले डायरेक्ट लिखा, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ये इनवर्स वाली आ गई। अब वो कहता है बी क्या है, वो सम है। सम किसका है, डायरेक्टली ए, ये डायरेक्टली ए की ये आ गई, और दूसरा कहता है इनवर्सली ए की ये आ गई टर्म। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू दी हुई हैं, ये पहले केस में जो वैल्यू दी हुई है वो B9 है और A4 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी 9, B की जगह 9 आ गई, A की जगह पे क्या है, उसने कितनी दी है भाई, 4, तो ये 4K1 आ गया, प्लस 4 K2 डिवाइड बाई 4 आ गया। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ये एक हमारे पास बन गई, रेशियो आ गई, इक्वल टू आ गया, ये इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं, सबको 4 पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे शुरू में बताया था, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऑल टर्म्स को हम कर सकते हैं, ठीक है। जब सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। जब इस 9 को करेंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा हटके है, और ये ऐसा क्वेश्चन आता है हायर कंपटीशन में, बैंक पीओ में, कैट में, आरबीआई में, नबार्ड में, और जो थोड़े से हमारे टफ कंपटीशन हैं अपना सीडीएस में, एनडीए में, उसमें ये क्वेश्चन डालता है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास K2 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक बच्चों। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, राइट। दूसरी वैल्यू वो कहता है 5 है, B इज इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू A इज इक्वल टू गिवन 3, तो 3
K1, ये K है, प्लस K, ये K2 डिवाइड बाई 3, और इस तरह ही हम इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, जब 3 से इसको करेंगे तो 9K1 प्लस K2। ये दो इक्वेशन आ गई भाई साहब। जब भी किसी क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन बन जाए तो काम सॉल्व हो गया जी। अब इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इन इक्वेशन को सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लेंगे और वो K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, K1 की और K2 की, हमारे पास X आ जाएगा और वो Y आ जाएगा। ठीक है जी। तो और उनकी वैल्यू हम फिर आगे पुटअप करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इनमें से किसी में, इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, उस पर हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी और B की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। B की निकाल ली हमने, तो आगे हम चलते हैं। इससे आगे नेक्स्ट मैं आपको ये इक्वेशन सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब ये दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। जब इन इक्वेशन को पहले ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके नीचे लाइन खींचेंगे और इनके जो रिजल्ट्स आएंगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब 36 में से -15 करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 इज इक्वल टू, जब इसमें से ये करेंगे 16 में से 7, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7K1, दिस इज K1, और ये K2, ये नीचे माइनस है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा तो ये आ गया। तो यहाँ पर 7 और 21 है तो K1 की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हो गया जी। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम इन दो इक्वेशनों में से K1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो K2 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो वो आप सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 और 12A। जो शुरू की हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास वैल्यू थी, जो हमने लिया था B इज इक्वल टू AK1 प्लस K2A। अब इसमें हम K की वैल्यू, क्योंकि हमने फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B निकालना है, तो K1 की वैल्यू 3 है और K2 की वैल्यू 12 है, तो इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। B इज इक्वल टू, K1 की वैल्यू 3 है तो 3A, और K2 की वैल्यू हमारे पास माइनस आई है तो ये साइन हमारे पास माइनस का आएगा, -12/A। ये हमारा आंसर आ गया। ये डायरेक्टली है, ये इनवर्स है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में आ रहा है, जो हायर कंपटीशन है उनमें आता है, तो बी केयरफुल। ऐसे क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, फिर दोबारा से एक डाल दिया हमने, कोई बात नहीं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल।
इस तरह इन टर्म्स में क्वेश्चन डाल रहा है। बच्चे कह रहे थे भी इस तरह का भी वो सिंपल में नंबरों में नहीं डालता, इस इक्वेशन में डालता है। तो कुछ नहीं करना भाई, इस जो बी है ये मान लो ए है, ये बी है, तो बी इंटू बी करना है। तो इसको दो बार लिखो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये आपको पता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 12। तो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल, थर्ड प्रोपोर्शनल। इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन पीछे अभी आया है तो हमने करवा दें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक कार्टून कंटेनिंग ए डजन मिरर इज ड्रॉप्ड। कोई एक बक्सा था, कार्टन था, उसमें एक डजन मीन 12 मिरर थे, 12। तो वो क्या हो गया, वो गिर गए। आपको पता है जब मिरर गिरता है तो टूट जाता है, शीशा टूटता है, शीशा और कोई भी चीज़ ऐसी टूटने वाली है वो टूट जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर और अनब्रोकन। तो जब भी बेटे डजन्स हैव 12 फॉर डिवाइडिंग 12 इंटू 2 नेचुरल नंबर, जब उसको 12 को 2 पे डिवाइड करना है तो ये ज़रूरी है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 12। तो ये देख लेना, उन जो भी ये नीचे ऑप्शन दी हुई हैं इनको ऐड करो, इजी वे टू सोल्व। क्या वो उसका फैक्टर हैं? अब आपको 12 के फैक्टर पता होने चाहिए। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होते हैं। वेरी इजी टू सोल्व। ये 12 लिखा मैंने, 12, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 12, ठीक है। कुछ नहीं करना इस तरह क्वेश्चन में, इन जो रेशो दी हुई इनको ऐड करिए। क्या वो फैक्टर में आती है? 2 जमा 3 5 होता है, 2 जमा 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 फैक्टर नहीं है। 3 जमा 1 4 होता है, तो 4 इसका फैक्टर है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। 3 जमा 2 5 है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 4 जमा 5 इज इक्वल टू 9, तो वो फैक्टर नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पेपर में क्या है, वो डजन की जगह पे आपको कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। 20 मिरर थे वो गिर गए, 144 मिरर थे वो गिर गए। तो आपने कुछ नहीं करना, उनके फैक्टर निकाल लीजिए और जो नीचे आंसर दिए हुए हैं उनको ऐड करिए और लिख लीजिए। जैसे 3:1 है तो इसका मतलब 12 में क्या है, 9:3 हो जाएगी 12 की, 9:3। बोलो 9 जो है वो ब्रोकन होंगे और 3 अनब्रोकन होंगे, क्योंकि वो डिवाइड भी तो होना चाहिए ना 12 पे, नेचुरल नंबर आना चाहिए इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/4 1/5। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी दिया हो तो आपने क्या करना है, इन तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं 3 4 और 5, इनका आपने एलसीएम ले लेना है। जब 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा एलसीएम। वेरी सिंपल वे में बता रहा हूँ ये सोल्व करने का। और 1/3 1/4 1/5 को 60 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, पेरीमीटर की रेशो आ जाएगी। अब ना उसकी रेशो आ जाएगी साइड्स की, रेशो में है ना। तो एक को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 20, एक 1/4 को 60 से करेंगे तो ये आ जाएगी 15, और 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नेचुरली जो स्मॉलेस्ट रेशो होगी वो उसका होगा। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई जमा कर लेंगे, 12 15 और 27। इनको जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47। तो हमने ये निकालना, 47 में से 12 है तो 282 में से क्या होगा, तो 12/47। देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है पर वेरी सिंपल है। कुछ नहीं करना, इन तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालिए और इन सब रेशो को मल्टीप्लाई करिए। ये आपके पास रेशो आ जाएगी उनकी साइड की। जो स्मॉलेस्ट पूछा है तो छोटे वाले को ऊपर लिखिए, नीचे को टोटल लिखिए, एंड 282 करिए। तो ये 47 इसको
6 पे कट कर देगा तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72। तो उसकी जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वो 72 cm होगी। अगर वो बिगेस्ट पूछ लेता तो 20/47 हो जाना, तो उससे आंसर हो जाएगा। तो आज की असाइनमेंट का हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, राइट। उसके बाद हम एक नई असाइनमेंट्स के साथ आपको मिलेंगे जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे, इसके थोड़े हायर लेवल के। ये स्मॉल लाइन के थे, आपको समझाने का था रेशियो नंबर का। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस है इफ़ द स्पीड्स ऑफ द 3 बसेस आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। जब भी आपको सेम डिस्टेंस दिया हो, ऐसे स्पीड दी हो, तो आप उनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4:5:3 का 4×5 है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। तो 4×5 20, 20 दिए 60, तो 60 एलसीएम ले लीजिए इनका, 60। क्लियर हो गया सबको। अब फार्मूला क्या होता है टाइम निकालने का। टाइम, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस की हमने 4 असाइनमेंट्स डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप टाइम निकाल सकेंगे ना। तो जो पहली हमारे पास डिस्टेंस है वो 60 है और उसकी स्पीड क्या है 4। दूसरे की भी स्पीड हमने डिस्टेंस बराबर ही मानना है सबने, क्योंकि एक सेम डिस्टेंस दे दिया ना, तो डिवाइड बाई 5। और थर्ड जो आएगी रेशो, जो क्योंकि 3 बसेस हैं, ये 1 2 3 बस, तो 60 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटे। तो अब इनको क्या करेंगे, 60 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये टाइम की रेशो आ रही है सबकी। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 20। तो ये रेशो आ गई बॉस टाइम्स की तीनों बसों की, 15 12 और 20 की रेशो है, टाइम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता है, बेस पता है क्या करना है, तो आपने इसका एलसीएम लेना है पहले, जो दिया हुआ है 60। तो आज की असाइनमेंट्स हम यहीं बंद करेंगे, क्योंकि लगभग 1.25 घंटे की होगी है, 75-76 मिनट की। इसके बाद आपको 1 या 2 असाइनमेंट्स में और लोड करूँगा इसमें टाइम, इसके बारे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हम एलिगेशन, मिक्सचर, पार्टनरशिप की भी डालेंगे। ये सारे किस्म के फैमिली है रेशो वाले की, तो वो भी डालेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना माई चैनल नोबल यूथ। और साथ में मेरी एक आप सबसे गुजारिश कह लो, रिक्वेस्ट कर लो, बेनती कह लो, जो मर्जी कह लो, हैं भाई, जो इसके नीडी पर्सन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको जो ब्रीक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमने बहुत सी वीडियो और डाली हुई हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। you can subscribe my channel Noble Youth. Bye. I will meet you again with new video on Noble Youth YouTube channel. Thank you for watching my video. Thank you. My best wishes.